हेलो हेलो हेलो। कैसे हो, क्या हाल है? गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? कैसे हो? कैसा चल रहा है तुम लोग का तैयारी वारी? हाँ, जम कर क्लास होगा, मस्त क्लास होगा। तुम लोग भी खूब खुश होकर क्लास किया करो। एकदम टेंशन लेने का नहीं है, एकदम जीरो टेंशन लेने का है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे आगे आगे रहूँगा। कोई भी परेशानी, कोई भी वज्र पहले मेरे पर आएगा, तब तुम तक जाएगा। एकदम नहीं टेंशन लेने को है ना? तो बच्चे, जैसा कि तुमको हम बोले थे कि आज से हम लोग 3 क्लास करेंगे। हालांकि मैं तुम्हें 2 क्लास पहले ही दे चुका हूँ, ये तुम्हारा 3rd क्लास है, और फिर शाम को मैं 4th क्लास, 4था क्लास लेकर के आऊँगा। मतलब आज से एकदम से अब रौंद देंगे फिजिक्स को, कहीं उसको छोड़ने वाले अब हम है नहीं। इसका हर सेक्शन को ख़त्म कर देंगे हम। तो अभी का जो अपन का क्लास है वो हम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला का क्लास लेकर के आए हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला का क्लास। अब रह गया बात कि किसका इंपॉर्टेंट फार्मूला का क्लास है सर? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूला को पढ़ने जा रहे हैं। एक बच्चे का मैसेज आया कि सर पूरे फार्मूले का एक आप क्लास। क्यों भाई, कैसे हो जाएगा? 12 चैप्टर है। ठगने वाली बात हो गई। हाँ, ठगने से मतलब नहीं ना बेटा। किसी भी चीज़ को ना बस ऐसे छूने से मतलब नहीं ना बेटा। कोई भी काम उठाइए तो उसमें आपका क्या होना चाहिए ना कि साफ सुथरा काम करने का है एकदम से, है ना? वो झलकना चाहिए कि मैंने कुछ किया है। बस ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए, नंबर ऑफ क्लासेस दिखाने के लिए क्लास नहीं करने का है। तो हम रे ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंस फार्मूला का एक बार रिवीजन लेकर के आए हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपका फार्मूला। सबसे पहले तो आपको आर और एफ के बीच में रिलेशनशिप मैंने बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आर है और फोकल लेंथ अगर एफ है तो ये तो बचपन का प्यार है। ये फार्मूला तो आप लोग जूनियर विंग्स में भी पढ़े हैं कि आर इज इक्वल टू या तो 2f होता है या तो एफ इज इक्वल टू r/2 होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का दुगना होता है, या जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। इसके बाद आपका ए हुआ पहला फार्मूला। इसके बाद आपका आ गया मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला भी क्लास 10 में आप भले प्रूव करें या ना करें, बट कम से कम पढ़ा हुआ सबका है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां पर f फोकल लेंथ है, v को हम डिस्टेंस ऑफ इमेज कहते हैं और u को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये फार्मूला भी हम लोग का जूनियर विंग्स में पढ़ा हुआ है। अब हम लोग आते हैं मैग्निफिकेशन का फार्मूला कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू फार्मूला होता है h1/h2 i/o v/u। कहने का मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एम को मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर कहते हैं। और फार्मूला होता है क्या कि इमेज बाई ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। v/u होता है। अब कौन कैसा निगेटिव हो उसके हिसाब से हो जाता है -v/u, क्योंकि u हमेशा ही निगेटिव होता है, आप जानते हैं। फिर हम लोग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u के लैंग्वेज में और फोकल लेंथ के लैंग्वेज में अगर मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं तो फार्मूला हो जाता है f/f-u, और v के लैंग्वेज में अगर हम फाइंड करते हैं तो f-v/f हो जाता है। ये हो गया मैग्निफिकेशन का फार्मूला। अब है कि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है? तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर अपराइट। दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में हो, दोनों अगर ऊपर में हो, अगर ऑब्जेक्ट भी इधर बन रहा है, इमेज भी अगर इधर ही है, तो दोनों अगर अपराइट है तो यहां पर जो मैग्निफिकेशन होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों हो जाएगा पॉजिटिव? तो पॉजिटिव होने का रीजन है कि m इज इक्वल टू -v/u होता है, तो u तो निगेटिव है ही। और अगर यहां पर अगर अपराइट हो रहा है, अपराइट होने का मतलब ये हो कि जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? तो वो बनेगा वर्चुअल इमेज बनेगा, और वर्चुअल बनेगा तो वहां पर निगेटिव हो जाएगा, दोनों का माइनस कैंसिल हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब हो रहा है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन। वो निगेटिव मैग्निफिकेशन का ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आता है कि अगर इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ, इमेज अगर ऐसे बन रहा है, इसका मतलब है कि जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? निगेटिव मैग्निफिकेशन हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट अप राइट है तो इमेज कैसा हो जाएगा? इन्वर्टेड हो जाएगा। यही बात मैंने आपको बताया कि अगर वस्तु को आप सीधा रख रहे हैं और प्रतिबिंब अगर उल्टा हो रहा है तो यहां पर जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा?
वह निगेटिव मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। अब आते हैं आगे, फार्मूला का बढ़ाते हैं। तो इन केस ऑफ प्लेन मिरर, अगर प्लेन मिरर का बात कर लेते हैं तो प्लेन मिरर में u और v दोनों बराबर होता है। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबिंब बटा वस्तु, और प्रतिबिंब और वस्तु अगर दोनों बराबर हो जाए तो दोनों कट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कहीं पर अगर मैग्नीफिकेशन 1 हो रहा है तो बिल्कुल प्लेन मिरर होगा, ऐसा आप बिल्कुल एकदम बेझिझक आप लिखिएगा। ये शो करता है कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपको छोटा सा दे रहा हूं कि अगर फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो 100 सेंटीमीटर होगा। r बराबर 2f होता है, 2 गुने 50 बोले तो 100 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। और दूसरा है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर हो तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो आधा होता है, r/2 100/2 मतलब 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसा अगर कहीं पर ऑब्जेक्टिव हम लोग को मिल जाए तो कोई आश्चर्य का बात नहीं है, ऐसा ऑब्जेक्टिव आने का चांसेज होता है। अब अगर हम थोड़े से आपको क्या है कि अगर 5 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, प्लेस 10 सेंटीमीटर कनकेव मिरर के सामने, तो जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो पोजीशन बताइए, साइज बताइए, नेचर बताइए। हम आपको यहाँ पूरा तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ पर हेल्प कर दे रहा हूँ कि अगर u का मान -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, o का मान 5 सेंटीमीटर है, f का मान -15 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपने से आपको निकालना है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f करके आप v का मान निकाल लीजिएगा, 30 सेंटीमीटर निकलेगा। जब आपका 30 सेंटीमीटर निकल गया तो चूंकि प्लस में निकल रहा है 30, देखिए 30 प्लस में निकल रहा है, प्लस में निकलने का मतलब इसका नेचर कैसा हो गया, तो वर्चुअल नेचर हो गया। अब आप यहां से फॉर्मूला यूज कीजिए, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, I/O, क्या होता है, I/O इज इक्वल टू -v/u। तो आपको I यहां से आपको किसका मान निकालना है, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, I का मान निकालना है। तो बोलिए I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -v/u इंटू ओ। अब सारा वैल्यू आपको यहाँ पर पता है, सॉल्व कीजिए और सॉल्व कीजिएगा। तो 15 सेंटीमीटर ये भी प्लस में निकल रहा है, प्लस में आने का मतलब ये होगा कि इरेक्ट हो रहा है, इरेक्ट सीधा बन रहा है। तो बच्चे मैंने केवल आप लोग के लिए छोड़ क्या दिया, मैंने आपके लिए सारा वैल्यू बता करके छोड़ दिया कि यहाँ से v का मान कैसे निकालेंगे, और यहाँ भी मैंने फॉर्मूला निकाल करके आपको वैल्यू बता करके छोड़ दिया कि आप I का मान कैसे निकालेंगे। और बच्चे मैं जब आप लोग को छोड़ इसलिए देता हूं, कैलकुलेशन आपको स्वयं करना होगा, क्योंकि अगर मैं पूरे कैलकुलेशन वगैरह सारा करूंगा तो आपका क्लास 2-2 घंटे का चला जाएगा। और ये सारा का सारा न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी बता चुके हैं, हमारे ऑप्टिक्स का क्लास आप देखिएगा, ये सारा का सारा न्यूमेरिकल बताया हुआ है। तो मैं टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जो फार्मूला मैं ले आया हूं उस फार्मूले पर कहीं कहीं मैं आपको एक आध दो को न्यूमेरिकल बता दिया करूंगा। तो आप कैलकुलेशन बेटा अपने से कीजिएगा, यहां पर मैं टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और लाया हूं कि कोई अगर कनकेव मिरर है, मिरर का क्वेश्चन है, जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज 2 टाइम्स द साइज, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन 2 गुना दिया हुआ है, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप देख लो बेटा, f का मान -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्योंकि कॉनकेव मिरर है, और फॉर्मूला जानते हो कि I/O इज इक्वल टू -v/u, I/O का मान 2 दिया हुआ है, ये तुम्हारा v का मान इससे -2u हो गया, और फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और v के बदले कितना पुट करोगे, तो v के बदले पुट करोगे 1/-2u प्लस 1/u इज इक्वल टू -1/20। इससे u का मान कितना निकल गया, तो 10 सेंटीमीटर निकल गया। u का मान कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर निकल गया। ये वैल्यू हम लोग को पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग को फाइंड करना था, तो पोजीशन ऑब्जेक्ट -10 सेंटीमीटर हो गया। सब सिंपल क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ये मेरे को लॉलीपॉप बोलने का थोड़ा सा आदत है। आज एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया कि सर लॉलीपॉप मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा बेटा, तुम अच्छा मार्क्स ले आओ, जरूर निश्चित तुमको लॉलीपॉप खिलाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो अब अगला फार्मूला हमारा है कि इंडेक्स का फार्मूला होता है, वो हम लोग को स्नेल साहब बता चुके हैं कि म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R, जहां पर म्यू क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अगर 2 मीडिया हो तो 2 मीडिया के लिए क्या फार्मूला होता है बेटा, तो 2 मीडिया के लिए फार्मूला होता है साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, 2 मीडिया के लिए फार्मूला बेटा। ए इंडेक्स का फार्मूला होता है, क्या इंडेक्स होगा, इंडेक्स इज इक्वल टू C बाई भी, मैंने पहले भी फार्मूला बता चुका है
कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों के अनुपात को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो जो बहुत हाई टैलेंटेड बच्चे होंगे वो केवल अगर फॉर्मूला याद रखेंगे तो उनको डिफिनेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। डिफिनेशन याद रहेगा तो उससे अपवर्तनांक से जुड़ा हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ा हुआ अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उनको सॉर्ट आउट करने में सुविधा होगा। सो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी। आप बच्चे जानते हो कि सी को ही भी कहते हैं और फॉर्मूला होता है एन लेमडा, फॉर्मूला होता है एन लेमडा। तो अगर हम लोग इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे तो एन लेमडा बाई भी कह सकते हैं। और बच्चे आप जान लो एक बात कि जो मीडिया का इंडेक्स होता है वो वैक्यूम के इंडेक्स से छोटा होता है, म्यू का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए सारा चीज बहुत अच्छा है। बच्चा एक फॉर्मूला होता है कि म्यू भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब हो गया कि म्यू1 v1 इज इक्वल टू म्यू2 v2। और यहां से अगर तुम फॉर्मूला यहां म्यू1 को ले आओ तो तुम्हारा हो जाएगा म्यू2 बाई म्यू1 इज इक्वल टू हो जाएगा v2 बाई v1 बाई v2, तब ना म्यू2, हाँ v1 बाई v2। तो ये फॉर्मूला हो गया कि म्यू2 बाई म्यू1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। और इसी को हम लोग म्यू2 बाई म्यू1 को 1 म्यू2 लिख सकते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। कहने का मतलब है कि 1 म्यू2 को ही लिखा जाता है म्यू2 बाई म्यू1। अब ए म्यू बी और बी म्यू ए, ये दोनों को गुना कर दिया जाए तो हर हालत में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए म्यू बी का मतलब हो गया साइन आई बटे साइन आर, और इसी को पलट करके बी म्यू ए कर देंगे तो हो जाएगा साइन आर बटे साइन आई। दोनों कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर के हो जाएगा 1। यहां से अगर हम लोग ए म्यू बी का मान निकालेंगे तो 1 बाई हो जाएगा 1 बाई बी म्यू ए। कहने का मतलब है कि एक मीडिया का जो इंडेक्स होता है दूसरे मीडिया का इंडेक्स का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये भी तुम देख सकते हो। अगर डब्ल्यू म्यू जी, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर तुमको लिखना है तो इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हो कि ए म्यू जी बाई ए म्यू डब्ल्यू, ऐसे लिख सकते हो। ए म्यू डब्ल्यू का मतलब होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब होता है रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। अब इस पर एक न्यूमेरिकल तुमको हम दे देते हैं, एक न्यूमेरिकल दे देते हैं क्या, कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। किसी मतलब कोई पानी है, उस पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 दिया हुआ है। तो हाउ मच टाइम विल लाइट टेक टू ट्रैवल थ्रू ए वाटर कॉलम ऑफ लेंथ 500 मीटर। तो बता दो कि इस पानी में 500 मीटर तक जाने में प्रकाश को कितना वक्त लगेगा। तो बच्चा तुम जानते हो कि v इज इक्वल टू होता है c बाई म्यू। c का मान कितना होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 8। म्यू के बदले कितना लिखोगे तो 4/3। ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा 9/4। 9/4 मतलब 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसका मान निकल गया, v का मान निकल गया। तो t का मान, तो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना 500, वेलोसिटी कितना 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आ गया कि 2.22 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, और इसी को हम लोग माइक्रो बोलते हैं। इसका मतलब हो गया 2.22 माइक्रो सेकेंड। बच्चे मैं थोड़े से स्पीड में निकल रहा हूं क्योंकि एक तो सारा पढ़ा हुआ है, फिर ज़्यादा समय हमको बर्बाद नहीं करना है। ये बात भी है कि ज़्यादा टाइम हम लोग को बर्बाद नहीं करना है। कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो काम हम लोग को करना है ना। समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। अब एग्जामिनेशन एकदम सर पर खड़ा है, तो कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सकता है वो हमको करने का ज़रूरत है ना, बात सही। तो मैं थोड़े फास्ट निकल रहा हूँ। जो चीज़ जानते हो वो बिल्कुल इसी तरह से निकलते जाना, और जो चीज़ में तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता होगा वो चीज़ तुम एक बार 2 बार बैक होकर के भी देख सकते हो। ऐसा तुम्हारा अपना नीड के हिसाब से तुम कर सकते हो। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल। दोनों के बीच में रिलेशन होता है ए म्यू बी इज इक्वल टू 1/sin c। शॉर्ट में इसको म्यू इज इक्वल टू 1/sin c भी कहा जाता है। तो ये फॉर्मूला जान लो, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। क्वेश्चन इस पर एक तुमको हम बता देते हैं कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री। कहता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी जहां पर क्रांतिक कोण का मान 30 डिग्री है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े अभी, म्यू इज इक्वल टू c बाई भी, म्यू इज इक्वल टू 1/c, दोनों को बराबर कर दो। c बाई भी इज इक्वल टू 1/c, 1/sin c, इसका मतलब v इज इक्वल टू c sin c। c का मान कितना होता है 3 गुने 10 के पावर 8, और sin c का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। sin 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड इज 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
प्रकाश की चाल, किसी द्रव में प्रकाश की चाल 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इफ ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम दिस लिक्विड, अगर इस लिक्विड से रे को पास किया जाए इनटू एयर, इस लिक्विड से अगर हवा में पास किया जाए, तो फिर बता दो कि उसका क्रांति कोण क्या होगा, उसका क्रिटिकल एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। फार्मूला हम लोग पढ़े म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी, सी का मतलब इतना, भी का मतलब इतना, इसका मतलब हो गया 2 साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई मी, और यहां से हम लोग क्या किए, म्यू का वैल्यू 2 तो 1/2, 1/2 का मतलब 30 साइन 30, इसका मतलब सी का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। तो बच्चा ये हम लोग का सेकंड जो एग्जांपल दिए हैं वो भी, मतलब अभी तक तुमको हम 5-6 न्यूमेरिकल भी बता दिए। ये होता है स्पीड, इसको रिवीजन कहते हैं कि कम समय में हम अधिक से अधिक टॉपिक्स को कैसे क्लियर किया जा सकता है। हम आज पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स का ही फार्मूला तुमको बता देने वाले हैं, एक शॉट में, इन वन शॉट तुमको पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स का ही फार्मूला बता देने वाले हैं कि अगर कभी भी मन करे तो हम ये जो 20-25 मिनट का क्लास, आधे घंटे का क्लास होगा, उतना देर में कभी मन करे तो पूरे रे ऑप्टिक्स का ही हम रिवीजन ले सकते हैं। अगर फार्मूला हमको पता है तो समझ लो कि सब कुछ पता है। हम लोग आगे फार्मूला पढ़े कि म्यू 2 बाई भी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर, ए फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। इस पर हम सोल्व तो नहीं करेंगे, लेकिन तुमको हम बता देते हैं कि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है इज प्लेस्ड इन एयर। बच्चा बिल्कुल ध्यान दो, एयर में ये प्लेस्ड है। तुम सभी जानते हो कि एयर का जो इंडेक्स होता है 1 होता है, इसका मतलब म्यू 1 एयर है, इसका मान 1 हो जाएगा। एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव रिफ्रैक्टिव सरफेस, इसका मतलब यू का मान हो गया -40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका मतलब म्यू 2 का मान हो गया 1.5। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, बता दो कि भी का मान क्या होगा इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेसिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया क्योंकि रिफ्रैक्टिव जो सरफेस है वो कनकेव है, इसका मतलब आर का मान हो गया -10 सेंटीमीटर। और फार्मूला तुम बच्चे जानते हो कि म्यू 2 बाई भी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर है। तो तुम्हारा सारा का सारा वैल्यू पता है। म्यू 2 पता है, यस सर, भी नहीं सर निकालना है। म्यू 1 पता है, यस सर। यू पता है, हाँ सर पता है। यू का मान पता है -40 सेंटीमीटर, ये सारा का सारा पता है। बच्चे आप सोल्व कीजिएगा, जब सोल्व कीजिएगा तो आपका -20 सेंटीमीटर आएगा। ऐसे में यह न्यूमेरिकल एग्जैक्ट यही वाला न्यूमेरिकल, इसी डिजिट के साथ ये न्यूमेरिकल, जब मैंने आपको फार्मूला बताया था तो उसके साथ ये न्यूमेरिकल मैं पढ़ा चुका हूं। अगर कोई बच्चे का पहले का क्लास छूटा हुआ होगा तो बच्चे आज इसको कैलकुलेशन तो आपको करना होगा, सारा वैल्यू दिया हुआ है। और अगर आज आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं तो जीवन में कभी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। 12 के बच्चे जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 लेटर से बना हुआ एक फार्मूला में 4 लेटर हमको पता है, और तब अगर हम 5वां लेटर नहीं निकाल सकते हैं तो फिर आपका न्यूमेरिकल भगवान भरोसे है। इसलिए मैं अभी सोल्व नहीं करने जा रहा हूं। कुछ बच्चे का मैसेज आता है कि सर आप ही सोल्व कर दीजिए। क्यों भाई, आप में क्या जंग लगा हुआ है? क्यों भाई, आप क्या अपाहिज हैं? आपका 2 तरह का डिमांड होता है। एक तो आप कहते हैं कि इन वन शॉट पूरे चैप्टर का फार्मूला बता दीजिए, एक ही शॉट में पूरे चैप्टर का वो भी री ऑप्टिक्स जैसा फार्मूला। री ऑप्टिक्स जैसा चैप्टर, बाप रे कितना बड़ा चैप्टर है, और इस चैप्टर का पूरे के पूरे फार्मूला को आप 1 शॉट में बता दीजिए, साथ में उसका न्यूमेरिकल भी बता दीजिए, और न्यूमेरिकल मैं सोल्व भी नहीं करूंगा। तो भाई ऐसे तो फिर ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई है ना, बात सही। दूसरा क्वेश्चन है कि लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सरफेस इन एयर फॉल्स ऑन अ कन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस, जिसका इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। इसका मतलब हो गया कि म्यू 2 का मान 1.5 दिया हुआ है, और चूंकि जो सरफेस आ रहा है वो एयर से आ रहा है, इसका मतलब म्यू 1 का मान 1 हो गया, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर +20 हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान रखना कि इस बार जो आपका सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, तो आर का मान 20 हो जाएगा। और आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु रखा हुआ है 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यू का मान हमेशा नेगेटिव होता है, तो -100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भी का मान निकालेंगे हम लोग, ये वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, और भी का मान हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो बच्चा ये हम उम्मीद करें कि आप लोग बना लीजिएगा। तो यह सर कहने से केवल काम नहीं चलेगा, आप इसको कागज कलम लेकर के बैठे हुए होंगे आप लोग। जब तक मैं अगला टॉपिक कोई बात करता हूँ, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो फटाफट सोल्व करके देख लेते हैं कि यस सर मैं निकाल सकता हूँ। इससे आपका स्पीड भी बिल्ड होगा, लिखने का कैपेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, है ना बात सही। तो ये तो आपको, क्योंकि भैया अगर आप वैल्यू आपको पता है तो सोल्व तो फाइनल टच तो आप ही को देना है ना बेटा, फाइनल टच तो आप ही को देना है।
अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं, हम आते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला में। और सभी बच्चे को मैं लेंस मेकर फार्मूला तो बहुत अच्छे से प्रूव भी मैं कर चुका हूं। लेंस मेकर्स फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इसको लेंस मेकर्स फार्मूला कहते हैं। इस पर मैं आपको एक आध क्वेश्चन यहाँ पर रिवीजन करवा देता हूँ कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ ए बायो कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। इसका मतलब हो गया कि अगर आपका मैं म्यू का बात करूं तो इंडेक्स आपका 1.5 दिया हुआ है ईच 30 सेंटीमीटर, और पहला रेडियस आपका 30 सेंटीमीटर है। तो बच्चे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका बायो कनकेव है तो R1 का मान हो जाएगा माइनस में और R2 का मान हो जाएगा प्लस में, और चूंकि दोनों सेम है, दोनों 30 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब है कि R1 हो जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर और R2 हो जाएगा प्लस 30 सेंटीमीटर। तो बच्चा आपको तीन वैल्यू ही तो चाहिए, म्यू चाहिए, R1 चाहिए और R2 चाहिए। फार्मूला यूज कीजिए और फोकल लेंथ का मान, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। तो बच्चा ए पर कुछ एक्स्ट्रा लिखा गया है, तो ए आप एफ का मान यहां से फाइंड कर लीजिए, आपका माइनस 30 सेंटीमीटर आएगा, आप चेक करके रख लीजिएगा। मैं एक न्यूमेरिकल आपके वर्क के लिए और दे दिया हूं कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेस ऑफ ए डबल कन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर। मतलब R1 हो गया 10 सेंटीमीटर, R1 हो गया 10 सेंटीमीटर। बच्चे क्योंकि आप देख लो यहां पर कॉन्वेक्स है, यहां पर क्या था, कॉन्केव था, यहां पर कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स है तो पलट जाएगा, R1 इसका पॉजिटिव हो जाएगा, R2 इसका नेगेटिव हो जाएगा। और इसका फोकल लेंथ बच्चा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो तय बात है बच्चा कि आपका R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, F दिया हुआ, तो 4 टर्म से बना हुआ फॉर्मूला है। उसमें से 3 दिया हुआ है, एक अननोन है। इसको हम लोग सीधे बेस्ड ऑन फॉर्मूला क्वेश्चन बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो आपको बनाना ही पड़ेगा, बिल्कुल बनाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन है ना कि स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10 के बच्चों को अगर दे दिया जाए कि बेटा ये फार्मूला होता है, ये वैल्यू है, आपको सॉल्व कर रखना है, वो बना देंगे। अगर आप इसके बाद सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो दोस्त फिर आपको पढ़ाना न पढ़ाना बुरा तो जरूर लगेगा, मैं टेढ़ा बोल रहा हूँ, लेकिन फिर तो बात बराबर है, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। और वो भी तब जब एग्जामिनेशन का समय है। ये अभी एग्जामिनेशन के समय में टीचर रिवीजन कराएगा, पढ़ाएगा नहीं। अभी पढ़ाने का वक्त नहीं है, रिवीजन करवाने का वक्त है। तो बच्चे आपको जैसे समझना है वैसे समझिए। अब हम लोग आते हैं लेंस फार्मूला में। ये लेंस फार्मूला भी शायद क्लास 10 में आप लोग सुन करके तो आए होंगे, प्रूव तो नहीं किए होंगे। कोई बहुत ही अगर कोई वैसे टीचर सिंसियर होंगे जो सोचे होंगे कि करा देते हैं बच्चों को, आगे में काम आ जाएगा, तो एक अलग इशू है। अदरवाइज लेंस फार्मूला क्लास 10 में भी नहीं प्रूव करने का है। तो फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये लेंस फार्मूला है। इस पर डिपेंडेंट मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर रखता हूँ कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स सरफेस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस व्हिच फोकल लेंथ इज 0.3। ध्यान दीजिएगा, फोकल लेंथ इज 0.3 मीटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5। ओए ये तो कुछ क्वेश्चन गलत लिखा गया है, ये तो कोई क्वेश्चन आपका गलत लिखा गया है। चलिए एक क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, एक क्वेश्चन गलत लिखा गया है दोस्त। एक क्वेश्चन बनाना होगा तो इस पर बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन इसका नहीं है, एक क्वेश्चन गलत लिखा गया है, इसको छोड़ दिया जाए। अब आते हैं कि लेंस का मैग्नीफिकेशन। तो देखिए मिरर का मैग्नीफिकेशन और लेंस के मैग्नीफिकेशन के लिए कोई फार्मूला बहुत अलग अलग नहीं होता है। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है इमेज बाय ऑब्जेक्ट, मैग्नीफिकेशन का मतलब ही होता है इमेज बाय ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी m इज इक्वल टू h2/h1 चाहे v/u होता है। लेंस का जो मैग्नीफिकेशन है वो अगर आप u के लैंग्वेज में पढ़ना चाहें तो m इज इक्वल टू f/f+u, और अगर आप v के लैंग्वेज में पढ़ना चाहें तो हो जाएगा f-v/f। ये मैग्नीफिकेशन का दोनों फॉर्मूला होता है। एक यहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चन रख दूं कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर सो एज टू ऑब्टेन टू रियल इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन 2। तो मैग्नीफिकेशन कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या निकालना है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कि वस्तु को कहां रखा जाए, मतलब यू का मान निकालना है। तो फिर वही का वही बात आ गया कि एम का मान 2 दिया हुआ है, एफ का मान 20 दिया हुआ है। आप यू का मान निकाल करके देखो, शायद आपका 30 सेंटीमीटर आपका आना चाहिए। यहाँ माइनस तो केवल डायरेक्शन को, यू के पोजीशन को शो करता है, आपका 30 या -30 कुछ आएगा, मतलब 30 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब आते हैं पावर ऑफ लेंस। ऐसे तो पावर लेंस की क्षमता हम लोग को जूनियर विंग्स में भी पढ़ना था कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है, हम लोग जूनियर विंग्स में भी हम लोग को पढ़ना था।
लेकिन यहाँ पर भी मैं पूरे लेंस के पावर को तो मैं काफ़ी लंबा चौड़ा, अगर मेरे ऑफलाइनर कोई बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे होंगे तो उनको पूरा होश होगा कि मैं तो जब पावर पढ़ाता हूँ तो मेरे को 3-4-5 दिन पावर पढ़ाने में लग जाता है। तो पावर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि इसको हम 10 डेल इज इक्वल टू 1/f कहते हैं, और इसी को मैं पावर p कहता हूँ। p इज इक्वल टू 1/f, इसका मतलब है कि फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर कहते हैं। दो लेंस को अगर आपस में कांटेक्ट कर दिया जाए, इसको कांटेक्ट लेंस का पावर का बात करते हैं, तो p इज इक्वल टू हो जाता है p1 प्लस p2। कहने का मतलब 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, क्योंकि दो लेंस को कांटेक्ट करने पर जो इक्विवेलेंट पावर बनता है वो पावर दोनों लेंसेज के पावर के सम के बराबर हो जाता है। सो p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 हो जाता है बच्चा, क्योंकि फार्मूला हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस में फोकल लेंथ का, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का हम फार्मूला प्रूव कर चुके हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। तो बच्चे अभी तक हम लोग पावर लेंस का पावर तक हम लोग अभी तक पहुंच चुके हैं। अब यहां पर मैंने कुछ आपको एक आध क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देता हूं। कीप द पावर ऑफ लेंस इज 5 डायोप्टर। अगर किसी लेंस का पावर 5 डायोप्टर दिया हुआ है तो बोलो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, कैरेक्टर क्या होने वाला है। तो f इज इक्वल टू 1/p हम लोग सोल्व कर लिए 20 सेंटीमीटर, तो कैसा आ गया, कॉन्वेक्स आ गया, प्लस में आ रहा है। तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 40 सेंटीमीटर। तो अब इसका बोलो पावर कितना हो जाएगा। तो बच्चा सबसे पहले तुम क्या करो ना कि सबसे पहले तुम, हाँ क्या होता है फार्मूला तुम पढ़े हो ना कि 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1। ये सोल्व कर लो, सीधे ये सोल्व कर लो, क्योंकि 1/pf को ही हम क्या बोलते हैं, पावर कहते हैं। तो ये एक तरह का पावर का ही फार्मूला होता है। तो इंडेक्स भी इसमें दिया हुआ है बच्चा, इंडेक्स भी इसमें दिया हुआ है। इसमें तुम्हारा r1 और r2 का मान भी दिया हुआ है। r1 का मान 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर, r2 का मान माइनस 40 सेंटीमीटर मतलब माइनस 0.4 मीटर। तो इस तरह से तुम निकाल लोगे। मीटर में निकालने का सेंस ये होता है कि पावर ऑफ लेंस डायोप्टर जिसको हमेशा कैसे मेजर किया जाता है, तो ये जो डायोप्टर होता है इसको हमेशा मेजर किया जाता है मीटर में ही मेजर किया जाता है, इसीलिए हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। अब अगर आगे बताते हैं तो प्रिज्म में आ जाते हैं। तो प्रिज्म में फॉर्मूला होता है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ए प्लस डेल। हमने क्या बताया बच्चा, हमने बताया कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ए प्लस डेल। कहीं कहीं इसी को ऐसे बताते हैं I प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डेल। दोनों बात बराबर है। I क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, E क्या होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस, A क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब फार्मूला होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। ए फार्मूला होता है। इसके बाद हम लोग प्रिज्म फार्मूला पढ़ लेते हैं। यहां पर साइन छूट गया है बच्चा। तो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। आप ऐसे कर लो इसको, साइन ए प्लस डेल बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ऐसे याद करना बेटा, वहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पर ऐसे लिखना कि म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ए इसको प्रिज्म फार्मूला बोलते हैं। फिर प्रिज्म हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू माइनस 1 इंटू ए। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, वॉयलेट का डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन क्या, वॉयलेट का डिस्पर्सन और रेड का डिस्पर्सन, इनके बीच का जो एंगल होता है इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन बोलते हैं। तो अब बता दो यहीं से डेल भी कितना हो जाएगा, म्यू भी माइनस 1/a। बोलो डेल आर कितना हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब दोनों को हम माइनस कर लेते तो हम लोग का आ जाता है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ऐसे लिखना बच्चा, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। यहाँ भी और आर जो है ना केवल कलर को शो कर रहा है, यहाँ हम स्प्रिंट कह सकते हो। इसको भी और आर अगर नीचे लिखा था तो और सुंदर लगता, वो टाइपिंग मिस्टेक है। अब आते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बोलो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो होता है माइनस VE अपॉन UE इंटू 1 प्लस D/FE। ये होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन। और इसका ट्यूब लेंथ होता है V0 प्लस VO प्लस UE। मतलब ऑब्जेक्ट लेंस का जो इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और आई लेंस का जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को अगर सम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो माइक्रोस्कोप का पूरे ट्यूब का लंबाई निकल जाएगा। और बच्चा यही माइक्रोस्कोप तक हम लोग को टोटल क्लास करना था बच्चा, टोटल का टोटल क्लास हम लोग को यही माइक्रोस्कोप तक करना था। तो मैंने बहुत कम समय में, ज़्यादा मैंने आपका टाइम नहीं लिया, इस पूरे कम समय में मैंने पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स का, चूँकि बहुत सारे क्लासेज हो रहे हैं, मैं केवल आपको फिजिक्स में ही फंसा के नहीं रखना चाहूँगा, इसीलिए मैंने फटाफट दौड़ते दौड़ते इतने समय में ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पूरे क्लासेस को ख़त्म कर दूँ। ज़्यादा लंबा क्लास लेने से
तो कुछ ऐसा है नहीं कि केवल मेरे को आपके पास खड़ा रहने का मतलब है। तो मेरे को लगता है कि जो ऐसे क्लासेज हैं वो शॉर्ट टाइम्स में, अगर आधे घंटे में, 20 मिनट में, 25 मिनट में, आधे घंटे में अगर ऐसे क्लासेस ख़त्म हो जाए तो हमारे बच्चों को समय भी बचेगा और उनको एक जगह सारा का सारा फार्मूला का स्टोरेज भी मिल जाएगा। और उस पर मैंने बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको बनवाया ताकि ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आने लायक है। हो सकता है डिजिट बदल के दे, या मैंने यहाँ 30 सेंटीमीटर लिया, हो सकता है वो कोई 20 सेंटीमीटर कर दे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने को है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे तो हमको लगता है मेरे बच्चों को समस्या नहीं होने वाला है। तो इसी प्रकार से बच्चे मैं आपको हर चैप्टर का फार्मूले का मैं रिवीजन करवा दूंगा। अब जरा सोचिए कि इतने ही फार्मूले पढ़ने में ना आपके क्या है ना कि थोड़े से आपको हरासमेंट लगा होगा, क्योंकि अगर पूरे फार्मूले का अकाउंट अभी करके आप देख लीजिएगा तो हमको लगता है कि 30-35 फार्मूला का मैंने टोटल चर्चा जरूर कर दिया होगा। अगर शुरू से लेकर अंत तक मैं आप चर्चा कीजिएगा तो 30+ ही होगा, 30 से तो कम नहीं होगा। तो अब जरा सोचिए कि मैं अगर पूरे फिजिक्स के फार्मूला को एक साथ लेकर के आ जाऊँगा तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। वो केवल दिखाने की बात हो गई, वो केवल सर से मेहनत करवाने की बात हो गई। तो वैसा क्लास करने से कोई बेनिफिट, और वैसा क्लास होगा ना अरे मैराथन क्लास तो आने वाला है ही ना। मैं तो आपको पूरा का पूरा प्लान सेट आपको बता दिया हूं कि क्या क्या हो सकता है। वो सब क्लास का कोई ठिकाना है क्या? हो सकता है कभी कभी कोई क्लासेस तो इतने लंबे होंगे कि आप परेशान हो जाइए, कहिएगा कि सर अब छुट्टी कीजिए, खाने का समय दीजिए। तो बच्चे कहने का मतलब है कि क्लासेज मैं आप लोग के हिसाब से ही दे रहा हूँ, आप अच्छे से क्लास करो, इसका फ़ायदा उठाओ। और बच्चे मैं अब हर क्लास में आपको एक याद दिला दे रहा हूँ कि अपन का जो मेरा जो न्यू सेशन जो चालू होने जा रहा है ऑफलाइन 12 का, वो ऑफलाइन क्लास 5 तारीख से 5 फरवरी से चालू होने जा रहा है। अगर आपके कंसर्न में कोई बच्चे हैं जिनको फिजिक्स पढ़ना है, ऑफलाइन में फिजिक्स पढ़ना है, तो बच्चे उनको बिल्कुल आप गाइड कीजिए कि वो सही जगह पर आएँ, क्योंकि आप हमारे लेबर को देख रहे हैं, आप हमारे पूरे फिजिक्स के मटेरियल को देख रहे हैं, पूरे टैलेंट को देख रहे हैं। मैं कितना क्लासेज आपको दे सकता हूं, कैसे आपको स्टार्ट से लेकर के एंड तक आपको मैं कैसे आपके साथ में जुड़ा हुआ रहता हूं, इन सभी चीज़ों को आप देख रहे हैं। इन सभी चीज़ों को अपने जूनियर्स को अगर आप बताएंगे तो उनको मेरे ऊपर एक कॉन्फिडेंट आएगा और वो निश्चित है कि पढ़ने के लिए आएंगे। और ये एक आपका सपोर्ट होगा। अगर मैं यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं समझूंगा कि वो आपका एक तरह का रिटर्न है। तो चलिए, बहुत अच्छे बच्चे, ये मैंने आपको पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स का क्लास अभी मैंने करवाया। ये अपन का सोशल लिंक है। अगर किसी बच्चे को किसी तरह का दिक्कत हो तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सअप चैट करके आप अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल्स का नेम है, जहाँ पर जिसको आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन जाता है उसका जो PDF जाता है वो टेलीग्राम पर ही जाता है बच्चे। तो वहाँ पर आपको वो काम आ जाएगा उसको देखने में। और चलिए, बहुत बहुत अच्छे बच्चे आपने आके क्लास करा। तो ठीक है, सारे बच्चे हमारे चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरे स्प्रेड आउट कर दीजिए। सभी पूरे चैनल्स को, मेरे चैनल्स को एकदम पूरे झारखंड में फैला दीजिए, क्योंकि मैं सबका काम आने वाला हूँ। तो चलिए, बहुत अच्छा। फिर मैं कहूँगा, सारे बच्चे खूब स्वस्थ रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए और खूब लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। जितना लिखने का क्षमता आप बढ़ाइएगा, आपका एग्जामिनेशन उतना अच्छा जाएगा। ओके, बाय बाय।